हेलो एवरीवन। फाइनली इंडियन बैंक ने सीएसए को डीवी के रिगार्डिंग इंटीमेशन दे दिया है, नोटिस भेज दिया है। और अभी हमें इंडियन बैंक की वेबसाइट पे जहाँ की आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। तो ये देखो, ये नोटिस फॉर सीएसए अंडर सीआरपी 15 लिखा हुआ है। और ये नोटिस क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, नोटिस में ये है कि आपका जो डीवी का डेट है वो आपका आ गया है, यानी कि 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपका डीवी होना है। और आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे डीवी का। और ये भी दिया हुआ है कि आपका जो ज्वाइनिंग है ब्रांचेस में वो भी आपका अप्रैल में ही हो जाएगा। तो इससे खुशी की बात क्या ही हो सकती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम लोग सारा कुछ देखेंगे। इसमें जो भी डीवी में प्रोसेस होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट देखना है आपको, ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो डीवी के दौरान। ठीक। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम वर्किंग एज एन स्केल 4 ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 4 years। तो आई थिंक कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इन चीज़ों को। ठीक है। देखो, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अलॉटेड जो वेन्यू है वहाँ पे अपने एक्सपेंस पे रिपोर्ट करना है, वो भी 9:30 बजे रिस्पेक्टिव डेट में। यानी कि आपका जो डेट दिया हुआ है, जिस डेट में आपको रिपोर्ट करना है, वो आपके एक्सपेंस से रिपोर्ट करना है। आपको बैंक की तरफ से कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और ये नोटिस अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो भी सीएसए सिलेक्ट हुए हैं उनको इन्होंने सेपरेटली उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 मार्च को। तो 31 मार्च तक सारे कैंडिडेट्स को मेल पहुंच जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये महज एक इंटीमेशन लेटर है। ठीक है। ये जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो बाद में भेजा जाएगा। वो भी कब? जब आपका प्री ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट हो जाएगा। और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट प्री ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं अलॉटेड वेन्यू में, तो ऐसा माना जाएगा कि वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है बैंक की सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। और वो सारे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया है उनका नाम एनेक्सर 1 में दिया हुआ है अलॉन्ग विद देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। और जो वेन्यू जहां उसको रिपोर्ट करना है, कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है एनेक्सर 2 में। तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे डीवी में क्या क्या होना है। तो ये है आपका एनेक्सर 1। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम और अलॉटेड वेन्यू और आपका डेट दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव डेट कि कौन से डेट को आपका डीवी होना है। ठीक है। डीवी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेन्यू है दिए हैं उन्होंने। FGMU बेंगलुरु, किसी का FGMU चंडीगढ़ में है। ठीक है, सॉरी FGMO। और किसी का जेडो में है। तो टोटल इन्होंने 1650 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। तो देखो, यहाँ पे सिर्फ वेन्यू का नाम लिखा हुआ है और जो वेन्यू का कंप्लीट एड्रेस है वो आपको एनेक्सर 2 में मिल जाएगा। तो ये दो एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आपको कहाँ मिल जाएगा दिखा देता हूँ। मेरे यूट्यूब पेज पे आइएगा और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा यहाँ पर। तो अब ये जो इंटीमेशन लेटर है हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डीवी के समय आपको लेकर जाना है। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले जो भी आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा आपके मेल पर, ठीक है, उसका प्रिंट, उस पर नीचे साइन करना है आपको। ठीक है। और उस पर अगर आप साइन करते हैं तो आप अनकंडीशनली सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये है सिंपली। तो आपको उस पर साइन करना है, उसका प्रिंट आउट लेकर के जाना है। 2 कॉपी रख लीजिएगा। आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी कुछ होगा आपके पास। तीसरा पॉइंट उन लोगों के लिए जिनका नाम में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। ठीक है। और ये नाम में जो चेंज होता है ना, ये अधिकतर फीमेल्स के केस में होता है कि मैरिज के बाद तो उनका क्या होता है कि सरनेम जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उस केस में आपको ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ठीक है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको गेजेट नोटिफिकेशन लेकर जाना होगा। और वैसे कैंडिडेट्स जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया नाम में, ठीक है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर जगह उनका नाम सही है, लेकिन जब IBPS का आप अप्लाई कर रहे थे उस टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ठीक है।
और बस उस एफिडेविट से ही आपका काम चल जाएगा। इन्होंने यहाँ पे खुद लिख कर दिया है कि आपका एफिडेविट बनवा लेना है, तो कोई इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। तीसरा है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी वर्किंग है। देखो दो केस होगा, एक तो ऑलरेडी वर्किंग वाला केस होगा, ठीक है, और दूसरा जो कि वर्किंग है लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो रिजाइन कर दिए हैं उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा या रिलीविंग लेटर होगा, तो आपको वो ले करके जाना है। लेकिन जो अभी वर्किंग है और ये शायद ये नोटिस पीरियड में अगर है, तो देखो आपको तो जब तक आप जॉब छोड़ेंगे नहीं, रिजाइन देंगे नहीं, रिलीविंग सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, तो आपको डीवी के टाइम जाना है और वहाँ पे एक्सटेंशन डिमांड करना है उनसे, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। फिर देखो इन्होंने ये बोल रहे हैं फी रिसिप्ट चाहिए इनको, अरे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट चाहिए। चलो ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप किए तो उसका प्रिंट आउट तो आपके पास होगा ही, लेकिन फी रिसिप्ट तो कोई नहीं मांगता है, ये क्यों मांग रहे हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ये लोग बन रहे हैं, ठीक है। तो खैर अगर फिर फी रिसिप्ट आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये फी रिसिप्ट, ठीक है। और जो आपका फाइनल स्कोर कार्ड है IBPS के द्वारा जो पब्लिश किया गया था वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। और फी रिसिप्ट तो होगा ही, आपके ईमेल पे आता है ये फी रिसिप्ट जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो, ठीक है। और नहीं भी होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आपका प्री और मेंस का कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड वो इन्हें चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ये बोल रहे हैं कि आपको क्लास 10th या क्लास 12th का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। और जो भी आपने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाया है आपने, उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स लेकर के जाने हैं आपको, ठीक है। और अगर ग्रेजुएशन का फाइनल डिग्री आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। और भी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट आप लेकर के जा सकते हैं अगर आपने दिखाया है ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो। और ये इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के केस में क्या है ना कि जो डेट ऑफ ग्रेजुएशन है वो मेंशन नहीं है सर्टिफिकेट में, ठीक है। पहला तो वो केस हो गया कि ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है उसमें डेट ऑफ ग्रेजुएशन मेंशन नहीं है फाइनल सर्टिफिकेट में, ठीक है। और या तो अगर मेंशन भी है तो वो जो IBPS ने नोटिस दिया था, उस जो IBPS ने नोटिफिकेशन में जो डेट दिया था उस डेट के बाद मेंशन है, यानी कि देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ है। देखो IBPS जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा था वो मांग रहा था एज ऑन 21 अगस्त 2025, ठीक है। तो ये जो क्लॉज है ना ये उनके लिए है जिनका रिजल्ट, तो देखो जिनका रिजल्ट सपोज आ गया था तुम्हारा 1 जुलाई 2025 को, ठीक है, लेकिन उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जब बनकर आया तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट में सपोज मान लेते हैं सितंबर में आया, ठीक है, और 1 सितंबर 2025 में आया, लेकिन इनको तो चाहिए था 21 अगस्त का। तो उस केस में ये बोल रहे हैं कि वैसे केस में कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट लेना होगा कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कि जिसमें वो लिख करके देंगे कि इस पार्टिकुलर डेट को यानी कि 21 अगस्त से पहले उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। दैट्स इट, ये वो पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट। ये उनके लिए जिन्होंने थ्रू आउट देयर एजुकेशनल जर्नी कभी भी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने क्लास 10th, क्लास 12 या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या कभी भी आपने कंप्यूटर अगर नहीं पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट चल जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आ रहे हैं कैटेगरी वाले पे। तो देखो जो भी जिस कैटेगरी से फॉर्म की फिलअप किए और अगर उनका उससे कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो लेकर के जाना होगा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज नोटिफाइड इन द IBPS एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो देखो जो IBPS के एडवर्टीजमेंट में जो नोटिफिकेशन जो फॉर्मेट दिया था जरूरी नहीं है कि उस फॉर्मेट में ही लेके जाना है। आपके स्टेट में जिस भी फॉर्मेट में इशू होता है OBC सर्टिफिकेट या SC/ST सर्टिफिकेट वो आपका वैलिड है, बशर्ते कि वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और वो सारे क्लाउज मेंशन होने चाहिए जो कि इनके फॉर्मेट में मेंशन है, बस दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि IBPS के फॉर्मेट में बनवाना है, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा।
ओबीसी वालों के लिए इन्होंने क्लाउज लिखा हुआ है यहाँ पर कि ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ग्रेड का, यानी कि सिंपली मानो कि अभी आपका 30 मार्च है ना आज, तो आज 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 मार्च 2026 के बीच में कभी भी बना हुआ अगर आपका है ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल वाला, तो दैट इज वैलिड, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं लेकिन वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, ठीक है, या उनका कास्ट का जो नेम है वो ओबीसी रिजर्वेशन वाली लिस्ट में नहीं आता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। जो ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे वो तो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल वही होते हैं रिलैक्सेशन के लिए जो कि ओबीसी एनसीएल में आते हैं, ठीक है। महज कास्ट जुड़ जाने से आपका ओबीसी में अंदर में नहीं आ जाते हैं आप एनसीएल के अंदर में। और जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यूडीआरडी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, या यूनिक डिजेबिलिटी आईडी कार्ड चाहिए। तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हो गया। और यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि यूडीआईडी पोर्टल पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड होना चाहिए, यानी कि डिजिटाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं किया तो आप लोग कर लें अभी, ठीक है। और अगर आपने स्क्राइब का यूज़ किया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय, तो आपको उसका प्रॉपर डिटेल्स फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि स्क्राइब का नाम, क्वालिफिकेशन, डिक्लेरेशन, सब कुछ। और बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो जो ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपका बनना होना चाहिए 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका इनकम पे बेसिस पे सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, ठीक है। और आपका बना होना चाहिए कब? 25-26 फाइनेंशियल ईयर का डेट का होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स सर्विसमैन पे। तो देखो एक्स सर्विसमैन का क्या इसमें सीन है। एक्स सर्विसमैन के लिए एक फॉर्मल डिक्लेरेशन दिया जाता है, ठीक है, और वो डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के केस में आपको देखो तीन तीन चार केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और ये 4। हम लोग चारों केसेस को यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से। पहले देखो पॉइंट 1 में क्या है कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड हो चुके हो तो आपको प्रोफॉर्मा ए के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट देने होंगे कि आप रिटायर हो चुके हो, और साथ में ही आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ, और आपका जो रैंक है या सर्विस प्रूफ ये देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि पूरी सर्विस का प्रूफ देना जरूरी है आपको। और अगर अभी आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग हैं, ठीक है, तब आपको प्रोफॉर्मा बी देना होगा, ठीक है। और इसमें आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सर्टिफाई करेगा कि आपकी सर्विस कब कंप्लीट होगी और आप कब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आओगे, ठीक है। और आपकी जो सर्विस है वो एडवर्टीजमेंट में दी गई डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो लिख करके इसमें देंगे कि इस तारीख तक आपकी सर्विस जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसके बाद आप एक्स सर्विसमैन में आओगे। फिर थर्ड है स्पेसिफिक पीरियड इंगेजमेंट वाले कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आप एसपीई पर हो तो आपको रिलीज लेटर देना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि आप एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यानी कि जो टेम्पोररी सर्विस है वाले हैं उनको खुद डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर 4th नंबर है आपका डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यानी कि सर्विसमैन के वैसे डिपेंडेंट जो कि एक्शन में शहीद हुए हो या सीवियरली डिसेबल्ड हो गए हैं, तो आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा, ठीक है। और साथ में एफिडेविट देना होगा कि एक्स सर्विसमैन का जो रिलैक्सेशन बेनिफिट है वो सिर्फ एक डिपेंडेंट ने लिया है या किसी और डिपेंडेंट ने नहीं लिया है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन पहले ही गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुका है, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन कोटा का बेनिफिट ले चुका है, तो वो दोबारा इस बेनिफिट का यूज नहीं कर सकता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आपका ये है कि वैसे कैंडिडेट जो अभी भी आर्म्ड फोर्सेस में है और बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपकी जो सर्विस स्पेसिफिक पीरियड एंगेजमेंट है, यानी कि आपकी जो SPE है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 20/8/2026 से पहले, यानी कि 20 अगस्त 2026 से पहले आपकी जो इंगेजमेंट सर्विस है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर विडो डिवोर्स्ड लीगली सेपरेटेड वुमन के लिए। जैसे देखो, वो जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं और जिनकी जो विडो है या डाइवोर्स्ड है या लीगली सेपरेटेड है, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। लेकिन उनको अगर कुछ सर्टिफिकेट्स देने होंगे, जैसे कि विडो के केस में डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, डाइवोर्स्ड के केस में डाइवोर्स या सेपरेशन प्रूफ देना होगा, और साथ ही एक एफिडेविट भी देना होगा कि उन्होंने रीमैरिज नहीं किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 1984 में जो राइट अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स 1984 राइट्स में अफेक्टेड हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये सर्टिफिकेट देना होगा कि वो रिहैबिलिटेशन पैकेज के एलिजिबल हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रूल्स के अनुसार है। फिर नेक्स्ट है आपका 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 3 स्टाम्प साइज फोटोग्राफ, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका इतना बड़ा होता है, स्टाम्प साइज फोटोग्राफ इतना छोटा होता है, और फोटो वही आपको लेके जाना है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने दिया था, ठीक है। फोटो मिसमैच नहीं होना चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, एक इंडियन बैंक, नियरेस्ट इंडियन बैंक के ब्रांच में जाकर के अकाउंट ओपन करवाना है, खुद का सेविंग्स अकाउंट, और उसमें चेकबुक फैसिलिटी होना चाहिए। फिर है प्राण। देखो क्या होता है प्राण, क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। जब आप बैंक ज्वाइन करते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, एक NPS अकाउंट ओपन करवाना होता है। NPS क्या हुआ, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हर महीने आपका बेसिक, आपको जो सैलरी मिलेगी उसके बेसिक पे प्लस जो DA होगा उसका 10% आपके अर्निंग से डिडक्ट होके NPS अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और हर महीने आपका जो बैंक है वो आपके बेसिक प्लस DA का 14% वो अपनी तरफ से डालेगा इस NPS अकाउंट में, ठीक है। और यही NPS अकाउंट, जो हर महीने जो NPS अकाउंट में पैसा जाएगा, वो एक्युमुलेट होकर के आपका कॉर्पस बनेगा, आपका पेंशन फंड बनेगा, जिससे कि आप जब रिटायर करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये NPS अकाउंट जो है वो आपको खुद खोलना है, खुद ओपन करवाना है। आप ऑनलाइन जाके ओपन कर लीजिएगा NPS की वेबसाइट पे, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम लोग सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। और ये प्राण क्या है, ये जो NPS में जो आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो जो नंबर आता है अकाउंट नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं प्राण नंबर, ठीक है। तो आपको NPS ओपन करना है NSDL के वेबसाइट पे जाकर के। और फिर ये क्या है, NPS इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म। देखो बैंक की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। वैसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी वर्किंग हैं किसी दूसरे सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, और उनका ऑलरेडी अगर NPS अकाउंट है, ठीक है, तो उनको अपना NPS अकाउंट शिफ्ट करना पड़ेगा, और NPS अकाउंट शिफ्ट करके उनको लाना पड़ेगा इंडियन बैंक के पास। तो उसके लिए उनको फिल करना पड़ेगा इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म, जो कि आपको बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्राण का कॉपी भी लेकर जाना है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है सेंड द सेम टू गवर्नमेंट बिजनेस सर्विस ब्रांच, तो ये आपको नहीं करना है, आपको DV के टाइम सबमिट करना है। और वो जो DV जब आपका होगा, तो वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे वो इसको अटेस्ट करके यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। और अगर आपको खुद भेजना होगा तो ये लोग कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर देंगे आपके इंटीमेशन लेटर में। आई डोंट थिंक कि आपको खुद भेजना है। और जो भी प्रोविजनल, ये जो सिलेक्शन है आपका, वो आपका प्रोविजनल है, और ये सिलेक्शन तभी कंफर्म होगा आपका जब आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे। फिर आपका ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, और DV के टाइम आपका जो फोटोग्राफ है और आपका बायोमेट्रिक है वो टेस्ट किया जाएगा, वो वेरीफाई किया जाएगा उस फोटोग्राफ के साथ और उस बायोमेट्रिक के साथ जो कि आपका कैप्चर किया गया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन के वक्त। और जो भी बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन अथॉरिटी का डिसीजन होगा इस रिगार्ड में, दैट विल बी फाइनल, ठीक है। अगर मैच होता है तो आपका जॉब कंफर्म, अगर मिसमैच होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है।
इसलिए लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट मैचिंग ऑफ फोटो एंड बायोमेट्रिक्स इज इंटीग्रल टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं बायोमेट्रिक या आधार वेरिफिकेशन में जाने से। ठीक है, अगर आप रिफ्यूज करेंगे तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा कैंडिडेचर का। अब आते हैं एलपीटी की। देखो इंडियन बैंक में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, मैंने एक एलपीटी का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ठीक है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा कि कैसे एलपीटी होना है। और ये जो एलपीटी है इसमें क्या क्या करवाया जाएगा। देखो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपका एलपीटी भी लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एट द ऑन द एबव मेंशन डेट। और एलपीटी में आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स देखी जाएगी। और कैंडिडेट्स जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज उनको आना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ये लिखा हुआ है कि वैसे कैंडिडेट्स जो कि 10th या उससे ऊपर वाले एजुकेशन में अगर उस स्टेट का लैंग्वेज उन्होंने पढ़ा है तो उनको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे एलपीटी लिया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि एलपीटी में अगर आप फेल करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कैंसिलेशन होता नहीं है, जनरली सब कोई पास कर जाता है। और इसलिए इन्होंने बोला है कि ये जो भी लेटर आया है इसको गो थ्रू होना है, अच्छे से समझना है सारे पॉइंट्स को। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए आपको ये इंश्योर करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है। और इन्होंने एक बात और लिखा है कि जो चेंज ऑफ वेन्यू, यानी कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि नहीं मेरा वेन्यू चेंज कर दीजिए, मैं यहाँ से नहीं आ पाऊंगा, या इस डेट को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस डेट को मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता हूँ, तो ये सब एंटरटेन नहीं किया जाएगा बैंक की तरफ से। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट आउट करने हैं जो कि इंडियन बैंक की वेबसाइट पे है। ठीक है, और ये प्रिंट आउट करके फिल करके आपको ले जाना है। और कैंडिडेट्स को ये रेगुलरली बैंक वेबसाइट को चेक करते रहना है, करियर पोर्टल को। और बैंक जो भी अपडेट होगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देगा। ठीक है, देखो हम लोग देख लेते हैं ये जो फॉर्म्स है कहाँ पर है आखिर। देखो इंडियन बैंक का जो कैरियर वाला पेज है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था सीएसए का जो नोटिस आया था, इसी में आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करके आपको मिलेगा डाउनलोड फॉर्म्स। तो सबसे पहले है आपका बायोडाटा फॉर्म। तो बायोडाटा फॉर्म आप देख लीजिए, ये है आपका बायोडाटा फॉर्म। ठीक है, फिर दूसरा है आपका टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल इज नथिंग बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, देख लीजिएगा। ये सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फिर है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। ये है अटेस्टेशन फॉर्म, इसका 2 कॉपी लेकर के जाना है आपको। ठीक है, फिर है आपका सर्विस ज्वाइनिंग सीट, सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी। तो हम लोग देख लेते हैं आपका ये कहाँ पर है, सर्विस ज्वाइनिंग सीट फॉर्म्स, ये सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ठीक है, सर्विस सीट, डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्योरेसी। फिर आपका है फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ है, ये है फिटनेस प्रमाण पत्र प्रारूप, ये फिटनेस सर्टिफिकेट है। और फिर है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये है आपका आस्ती एवं देयता की घोषणा। ठीक है, ये सारा फॉर्म्स है, ये सारे फॉर्म्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे फॉर्म्स को फिल कैसे करना है। तो देखो आपको ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ इंडियन बैंक के डीवी फॉर्म्स को कैसे फिल करना है, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो आपको प्ले लिस्ट में आना है। ठीक है, और ये जो IBPS क्लर्क NPO बैंक वाइज ज्वाइनिंग प्रोसेस है यहाँ पे जाना है, और आपको स्क्रॉल करना है इंडियन बैंक फॉर्म फिलिंग गाइड। यहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बायोडाटा से लेकर के सारे फॉर्म्स मैंने कैसे फिल करना है आपको ये सारा कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा वीडियो आप देखिए, आपको सारा DV फॉर्म्स कैसे फिल करना है एक कंप्लीट
कंप्रीहेंसिव आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। मैंने सब कुछ फिल करके भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो और भी किसी तरह का अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है।